अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक सीरीज में अभी हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए ये चार इक्वेशन जो मैं पहले भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो बिलतरतीब इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और गिब्स एनर्जी को बताती हैं। तो इनकी मैंने बताया था कि हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो इसकी डेरिवेशन करने के लिए आपको एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, एंड देन आपको इनके जो ये फार्मूलाज हैं ये आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी के लिए आपको ये रिलेशनशिप H = U + V मैंने बताया था, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फार्मूलाज हैं इन सब के। ठीक है, ये फार्मूला किसको बताता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फॉर हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी आपको इसका पता होना चाहिए, एंड फॉर गिब्स एनर्जी इसका पता होना चाहिए, और देन आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसका पता होना चाहिए। देन इसके लिए इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। ओके, तो ये हमारे पास ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है, du = TdS - PdV। और ये हमने कैसे बनाई, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास वो हीट और वर्क डन से मिलकर बनती है। तो हम अगर उनकी वैल्यूज रखें तो TdS - PdV इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये हमें क्या बताता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं ds और dv हैं, तो दैट शोज कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास s और v का फंक्शन है। ठीक है, s और v से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और अगर ये हमारे पास s और v कांस्टेंट हों तो कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के नज़दीक हो तो हम इसी को इस्तेमाल करके टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एंट्रोपी कांस्टेंट हो, तो हम स्पेसिफिकली टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो ये du/ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टेम्परेचर। प्रेशर की वैल्यू हासिल करने के लिए इसी फार्मूला को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रेशर। ठीक है, अगर हम एंट्रोपी को कांस्टेंट तस्वर कर लें, ऐसा कौन सा कर लें, तो पार्शियल U/पार्शियल V हमें प्रेशर की वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो चीज़ हम देख सकते हैं दैट इज़ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो तो इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन, ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, और आप देख सकते हैं दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फॉर आइसो इसके अलावा हम इससे क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, तो टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के अलावा ये मैंने बता दिया। कंडीशन आपको पता है कि टेम्परेचर जब हमारे पास फिजिकल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल प्रेशर इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, देन अगर आप टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहें तो एंट्रोपी का चेंज अगर आपको मालूम है तो इस फार्मूला से आप ये हासिल कर सकते हैं। इसकी सही समझ तो तभी आएगी जब हमारे पास हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और हम क्या हासिल कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर आप आइसोकोरिक, यहाँ से हम आइसोकोरिक प्रोसेस को भी डिस्कस कर सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ जिसमें वॉल्यूम फिक्स हो, यानी कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका आपने वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स कर दी, जो मर्जी टेम्परेचर चेंज हो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर वॉल्यूम फिक्स है, ये एनर्जी का चेंज है वो TdS के फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी कि TdS हीट को रिप्रेजेंट करता है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो dq को आप CV dt भी लिख सकते हो। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हर एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू हर मटेरियल के लिए फिक्स होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप पढ़ चुके हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो कितनी हीट एंटर हुई या कितनी हीट लीव हुई है इस फॉर्म में हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें यही बताती है। और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू बताएगी कितनी हीट एंटर हुई और नेगेटिव कितनी हीट लेफ्ट हुई। तो ये था फर्स्ट इंटरनल एनर्जी। एंड सेकंड पार्ट दिस इज एंथैल्पी। एंथैल्पी मैंने पहले बताया कि ये हीट ऑफ रिएक्शन से मोस्टली डील करता है, बताता है कि रिएक्शन की हीट क्या होती हैं, जैसे लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन वगैरह वगैरह। इसको हासिल करने के लिए ये इक्वेशन हमें ज़बानी पता होनी चाहिए, दैट इज़ अ लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर। तो इसके लिए हमारे पास H = U + PV, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो इट्स du, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है,
PdV प्लस VdP के फॉर्म में आ जाएगा। और सिंपली DU की वैल्यू मैंने बताया था आपको याद होनी चाहिए कि वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें। TDS माइनस PdV प्लस VdP, तो ये माइनस PdV प्लस PdV कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो DH आपके पास आ जाएगा TDS प्लस VdP। ठीक है, तो ये सेकंड आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि इसकी ही एक सेकंड फॉर्म है, इस इक्वेशन की ही सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये सारी इक्वेशन लाइक आपस में कजन सिस्टर्स हैं, या वैसे कह लेंगे ये वही इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट लॉ है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये भी उसी तरह से इंटरनल एनर्जी का चेंज ही बताता है। तो ये बस वेरिएबल डिफरेंट है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे क्या कि एक बंदे का निक नेम होता है, ये वही है, नेम डिफरेंट है। अच्छा, इससे आप क्या कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, नियर इक्विलिब्रियम, ये आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी पे और प्रेशर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे DS और DP इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहें तो DH/DS विद कांस्टेंट प्रेशर आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है थर्मोडायनामिक, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम, अगर आपके पास एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इस तरह से आप पार्शियल H/पार्शियल P, इससे आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या आप इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, एट कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो वंस अगेन TDS के बराबर होगा। यानी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोबैरिक प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ये होता है जिसमें हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो फिक्स है। ठीक है, इनकी जो आपने वेट रखे हुए ना, ये आप चेंज नहीं करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी अब चेंज करनी होगी तो कैसे करना पड़ेगी, अगर प्रेशर फिक्स है, ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी अगर आप चेंज करना चाहें तो आपको ऑब्वियसली कुछ हीट को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाए, इनर एनर्जी ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली इसका ओनली सोल्यूशन यही है कि आप इसमें से हीट को एंटर करें, अगर कम करनी है तो हीट को आउट करें। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन है कि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप वर्क नहीं करवा सकते। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये है कि प्रेशर कम भी हो जाए ना, एक कंडीशन वो बता रहे हैं, कम भी हो जाए तो इसमें इंटरनल एनर्जी को वेरी करने के लिए आपको ऑब्वियसली ये बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रही है कि आपको हीट एंटर या लीव करना पड़ेगी। हीट डालेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं तो अदरवाइज कम हो जाएगी। इस तरह से ये आइसोबैरिक प्रोसेस में भी आप हीट की मदद से इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, हमेशा जब भी हम ये डिस्कस करना, स्पेशली मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हो, तो इक्वेशन में नहीं आपने खो जाना। ठीक है, हर इक्वेशन से देखना है कि बता क्या रही है। अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे फिजिक्स तभी हो सकते हैं, एक अच्छा फिजिक्स तभी अच्छा फिजिक्स होगा अगर मैथमेटिक्स में वो बातें करे, उसके साथ इक्वेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके, इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। इस तरह के अच्छे मैथमेटिशियन भी आप तभी हो सकते हैं अगर आप इक्वेशन की फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो दिस इज थर्ड है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को इससे समटाइम एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए जब इक्वेशन दबानी याद रखनी है, दैट इज एफ इक्वल टू यू माइनस टीएस, ये वही इसका लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप है। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा टी डी एस माइनस एस डी टी, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। और डी यू की आप यही वैल्यू अगर यहाँ पे रखें टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो वंस अगेन इसी को ही बता रही है। ठीक है, ये वंस अगेन फर्स्ट लॉ को बता रही है, कंजर्वेशन एनर्जी को बता रही है, वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर एनर्जी की चेंज और एक्सचेंज को बता रही है। तो ये हमें इससे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? एक तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कि जी अच्छा एक और चीज़ देख लो, इसका एक ड्रॉबैक है एंथैल्पी कैलकुलेशन के अंदर एक ड्रॉबैक है। एक्सपेरिमेंटली एंट्रोपी को वेरी करना बड़ा मुश्किल काम है। कितना अच्छा हो कि ये जो चीज़ कंट्रोल पैरामीटर है ना, ये डिपेंडेंट कंट्रोल पैरामीटर होते हैं ना, ये चेंज इनके चेंज होने से चेंज होती है। अगर आप अपनी डिज़ायर से इन कंडीशन को चेंज करना चाहें, एक रिजल्ट हासिल करना चाहें, ठीक है ना, एक रिजल्ट हासिल करने से मुराद ये है कि आप एक डिवाइस बना रहे हैं, कहते हैं कि ये जी ऐसा वर्क करे, तो आपको उसके जो कंट्रोल पैरामीटर आप उसे चेंज करके वो न्यूमेरिक वैल्यू हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपको तभी करना पड़ेगी। पता नहीं आपने मेरी बात को समझा है या नहीं, पीछे करके आप देख लें वीडियो को जहाँ पे। लेकिन स्पेसिफिकली सेइंग, जब एक्सपेरिमेंटली इन प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ अप्लाई करना चाहते हैं इन इक्वेशन को, इनकी एप्लीकेशन यही है ना कि
जितनी आप पावर की डिवाइस बनाना चाहते हैं वो आप बना सकें। एक इंजन बनाना चाहते हैं, थर्मोडायनामिक जो भी। तो अब हम चाहते हैं कि जो कंट्रोल पैरामीटर है, यहाँ पे एंट्रोपी है, ठीक है, इसको आप नहीं अपने एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते। एंट्रोपी यू नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एंट्रोपी इट्स काउंट द ब्रेक डाउन। तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना मुश्किल है इस चीज़ को। तो इस कितना अच्छा होगा यहाँ पे टेम्परेचर आ जाए, ठीक है, टेम्परेचर को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक पैरामीटर यहाँ पे टेम्परेचर आ जाए। अब देखें ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह की इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। आपको एंट्रोपी चेंज के बजाय टेम्परेचर चेंज यहाँ पे मिल रहा है। तो इस इक्वेशन में देखेंगे जो कंट्रोल पैरामीटर है ये वॉल्यूम और टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर और एक वॉल्यूम। तो इसके डिपेंडेंट में वॉल्यूम और टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो दैट शोज कि सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर से चेंज होगा। इसमें अगर आप एंट्रोपी और प्रेशर को हासिल करना चाहें तो आपको ये रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी और इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट, ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी इस केस में भी कांस्टेंट, तभी ये एक पार्ट बचेगा ना इक्वेशन का, ठीक है। इनमें से एक चीज़ कांस्टेंट होगी ना तो वो जीरो हो जाएगी। डी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, वो चीज़ जीरो हो जाएगी, दूसरी चीज़ बच जाएगी, इसलिए साथ ही कांस्टेंट वाले में टेम्परेचर लिखा हुआ है। अच्छा, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को बड़ा हमने डिस्कस किया है। मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वॉल्यूम प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम बड़े अजीब काम करता है। आप लोग बड़े हैरान होते थे जब ऐसी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। बस मैं आपको कहता था कि जी एक सिस्टम है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने ये 2-3 वेट रखे हुए हैं, मैं इनमें से और इसको आपने एक थर्मल रिजर्वायर पर रखा है। इसकी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो 10 है तो वो 10 ही रहे, 10 डिग्री 10 केल्विन है, ठीक है। अब ऐसा किया, आप किसी ने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, एक वेट उठा दिया, तो इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब अपनी लेकिन इसको इंटरनल एनर्जी, इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर आपको पता है कि काइनेटिक वाइब्रेशन होती है, काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ गया, मॉलिक्यूल अवे चले गए, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये अब क्या करेगा, तो थोड़ी सी हीट को ऐड करेगा, ठीक है, या वर्क की फॉर्म में किसी फॉर्म में भी ये करेगा, ये अपने टेम्परेचर को फिक्स रखेगा, ठीक है। जैसे आपने ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कार्नेट इंजन के अंदर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो फिर आपने कैसे ये सिर्फ एक्सपेंशन होने से हीट कैसे ऐड कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये है जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें ये बता रहा है कि अगर टेम्परेचर हो जाए कांस्टेंट, जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो होगी, जो इंटरनल एनर्जी इस केस में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होगी, तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो टोटल एनर्जी का चेंज होगा वो सिर्फ इस वर्क डन से आप हासिल कर सकेंगे, ठीक है। DF = -PdV। तो ये बताता है कि इंटरनल देखो ये जो वेरिएबल है और ये जो कंडीशन है ये हमें बताती हैं कि जो एनर्जी का चेंज है ना वो इक्विवेलेंट वर्क डन के फॉर्म में आता है हमारे पास, ठीक है। मैं आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ये भी बता सकती है कि सिस्टम कितना वर्क कर सकता है, क्योंकि ये फ्री एनर्जी आपने देख लिया इन आइसोथर्मल केस के अंदर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का चेंज एक्चुअली वर्क डन के ऊपर। PdV क्या है, PdV वर्क डन है, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। W = PdV आपने बड़ा हुआ, ये वर्क डन है। तो ये हमें बताता है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ना ये हमारे पास वर्क डन के बराबर होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी = द वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम उसके बराबर होती है। आप गैस कर सकते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के बाहर से वर्क डन हुआ, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ, लगता है सिस्टम में बाहर एक्सपैंड किया वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग हुआ, ठीक है। देन दिस लास्ट पार्ट, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का नाम भी आपने सुना होगा, और यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जो प्रॉब्लम है एंट्रोपी की यहाँ पे वो इन दोनों ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस फॉर्म में अप्लाई करने से ये प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है, यानी कि ये ड्रॉबैक जो है ये खत्म हो सकता है हमारे पास। तो ये गिव्स एनर्जी हमारे पास, इसका जो आपको रिलेशन भी याद रखना है इसकी डेरिवेशन करने के लिए वो है H - TS। इसको अगर आप ओपन करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें DH TdS - SdT, जो माइनस है वाइट माइनस साइन आएगी साथ, देन DH की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगी जो आप ऑलरेडी यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे इस्तेमाल करें TdS + VdP, तो ये TdS कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा -SdT + VdP। और यहाँ से क्या कुछ आप हासिल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि
अगर आप एंटापी कैलकुलेट करना चाहो तो आपको कांस्टेंट प्रेशर पे dg/dt अगर आप इस्तेमाल करें तो आप ये एंटापी हासिल कर सकते हो, इस तरह वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो या आइसोबैरिक प्रोसेस हो, ठीक है, हमारे पास यही दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आइसोथर्मल हो सकता है या आइसोबैरिक हो सकता है। जैसे यहाँ पे आइसोथर्मल और आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता था या आइसोकोरिक हो सकता था, ठीक है। तो चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो या आइसोबैरिक प्रोसेस हो, हमारे पास जो गिव्स की एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। सो गिव्स एनर्जी कंजर्व इन आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो फेज़ का चेंज इन्वॉल्व होता है, जैसे हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड जैसे वेपर से हमारे पास वाटर से वेपर बनते हैं, जैसे आइस से वाटर बनता है, जब सिस्टम का फेज़ चेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उन केस में प्रेशर और टेम्परेचर मोस्टली कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम किसी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे हीट सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये जब होता है थर्मली आइसोबैरिकली तो इन सब में गिव्स की एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। सैचुरेटेड सॉलिड, सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ये कर इसका ग्राफ बना के बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। वंस अगेन कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन तभी हो सकती है अगर हम इससे प्रॉब्लम सॉल्व करें, यानी कि जो केमिस्ट्री के लोग गिव्स की एनर्जी को इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं उनको इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग का पता होगा, ठीक है। हम दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इस लेक्चर में आपने यही समझा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम जो चार फॉर्म जो उसकी हैं जिनमें हम लिख सकते हैं, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनते हैं, उनको हम ड्राइव कैसे करेंगे। एंड सेकंड हमने ये देखा कि ये जो उसकी फॉर्म है इनसे हम इंफॉर्मेशन क्या क्या हासिल कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता होगा क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं, तो उस तरह से हम इसे प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हम इंशाल्लाह आइंस्टाइन रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि इसी को ही हम बेसिकली अगले लेवल पे देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।